प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान ओवरसीज़ फ़ोरम के हवाले से। ये फ़ोरम क्या है, इसके मकासद क्या हैं, ये किस तरह से काम करता है, पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करने के लिए क्या करता है, इसकी बॉडी किस तरह से है, और अगर पाकिस्तानियों को कुछ मसाइल हैं मुख्तलिफ ममालिक में रहते हुए तो वो इस फ़ोरम को इस्तेमाल करते हुए अपने मसाइल को कैसे हल करवा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके मसाइल को हल करने का ये जो रास्ता या फ़ोरम है वो किस तरह से काम कर रहा है, बुनियादी हमारा मौजू ये है। और ये इस लिहाज से बड़ा अहम मौजू है क्योंकि जो पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजते हैं, वहाँ पर दिन रात मेहनत करते हैं, यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बहुत सारे मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है। कॉमन जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, अब ये मुख्तलिफ ममालिक में रहते हुए लोगों के मुख्तलिफ शायद प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनको किस तरह से एड्रेस किया जाता है, तो ये आज हमारे प्रोग्राम का मौजू रहेगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सरार साहब मौजूद हैं, मुशीर बराए सदर ट्रंप। साजिद ताहिर साहब बहुत शुक्रिया। शाहिद रज़ा रांझा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज़ फ़ोरम। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। प्रकाश गोंदल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सदर पाकिस्तान ओवरसीज़ फ़ोरम कनाडा। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले साजिद ताहिर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान ओवरसीज़ फ़ोरम के मकासद क्या हैं और ये किस तरह से काम करता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने टाइम दिया हमें। दरअसल हम तीनों जो आपने हमें जिनका इंट्रोडक्शन कराया, हमें एक मुश्तरक चीज है कि वी बिलोंग टू मंडी बहाउद्दीन। अच्छा। अब इस वक्त पंजाब से अगर आप देखें तो हमारा ज्यादातर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो मंडी बहाउद्दीन की काफी तादाद जो है वो तकरीबन सारे ममालिक में 30+ ममालिक में जो मेरा मुशाहिदा है उसमें जा चुके हैं। और जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बाहर है उसी तरीके से हमारे मसाइल भी ज्यादा है। और साजिद साहब, अगर आप बैरून मुल्क सफर कर रहे हो ना, अक्सर इत्तफाक होता है कहीं आप जा रहे हैं तो आपके जहाज की सीट पर जो दाएं बाएं लोग बैठे हैं उनमें से एक दो आपको जरूर मंडी बहाउद्दीन के मिल जाते हैं। आपके कहाँ जा रहे हैं? मैं इटली जा रहा हूँ। कहाँ गए हैं? मंडी बहाउद्दीन को। तो ये होता है इस तरह जी। तो उसमें हमारे मसाइल जो हैं वो शुरू होते हैं एयरपोर्ट से। जब हम एयरपोर्ट से उतरते हैं वहां से हमारे मसाइल शुरू होते हैं। उसके बाद हम इमलाक, प्रॉपर्टी, जायदाद वहां छोड़ के आते हैं। हम अपने बच्चों को, रिश्तेदारों, अजीजों को छोड़ के आते हैं। तो वो हमारे जो हम एक इजी प्रे बन जाते हैं पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए, या करप्शन माइंडेड लोगों के लिए, या क्राइम जो लोग क्राइम्स में इन्वॉल्व है उनके लिए हम इजी प्रे बन जाते हैं। तो हमारे लिए ये था कि हम इकट्ठे होकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें कि जिससे हम अपने मसाइल को खुद एड्रेस कर सकें या उजागर कर सकें। उसमें मैं खराजे तहसीन पेश करूंगा, हमारे शाहिद रज़ा रांझा साहब हैं, मंडी बहाउद्दीन में काफी अरसे से ये फलाही और रफाही काम कर रहे हैं। उसमें दो चीजें जो इन्होंने बिलखसूस की, इन्होंने एक तो साफ पानी की मुहिम चलाई, 120 से ज्यादा इन्होंने वाटर पंप लगाए जो ड्रिंकेबल वाटर, साफ पानी, क्योंकि हमारे मंडी बहाउद्दीन में हेपेटाइटिस सी वॉज अ बिग इशू। उसके बाद इज्तिमाई शादियां कराते रहे और माशाल्लाह ये मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट में मशहूर है रफाई कामों की वजह से। इसलिए ये इन्हीं का ख्वाब था, इन्होंने ये ग्रुप इकट्ठा किया और मैं इनको खराजे तहसीन पेश करूंगा। दूसरे गोंदल साहब हैं, इनकी फैमिली जो कनाडा के हेड है, इनकी फैमिली माशाल्लाह काफी अरसे से मंडी बहाउद्दीन में रफाई कामों में इन्वॉल्व है। तो हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें हम अपने मसाइल इज्तिमाई कोशिश के जरिए उजागर करें और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख सकें। तो ओरिजिनली जाती तौर पे ये आप ये समझें कि एक रफाई ऑर्गेनाइजेशन, जो एक प्रेशर ग्रुप जो कि मिल के हम अपने मसाइल को इज्तिमाई, लेकिन जो है जो असली मसाइल है उनकी तरफ, और पाकिस्तान एज ए डिस्ट्रिक्ट उसमें रफाई काम करेंगे। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनका आइडिया अभी वहां पे रोजगार क्रिएट करना, वहां पे लोगों के साथ जो कब्जे, नाजायज कब्जे, उनके बारे में, और बिलखसूस हम यहाँ पे ये भी कर रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी को जो ओवरसीज जो बैरून मुल्क उनके मसाइल हैं, जिस तरह के आजकल मिडिल ईस्ट में अनएम्प्लॉयमेंट, दुबई और सऊदी अरेबिया में मुसलमानों के हालात खराब हैं पाकिस्तानियों में और बिलखसूस मंडी बहाउद्दीन के लोगों को, तो उन चीजों में उनकी अगर हम हेल्प कर सके तो लाजमी वो हम कर भी रहे हैं। हमारा अपना एक बोर्ड है, एक प्रोसेस है, लोग उसमें अप्लाई करते हैं, हमारा बोर्ड उसको रिव्यू करता है और दिस इज वी मूव ऑन। बिल्कुल सही है। अच्छा शाहिद रांझा साहब, नॉर्मली आपके पास किस तरह के मसाइल आते हैं, आम तौर पर लोग किस तरह के मसाइल का शिकार होते हैं और आप उसको कैसे एड्रेस करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो मैं 92 न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ओवरसीज के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो देने के लिए ये प्रोग्राम तश्कील दिया, और मैं आपका भी बेहद मशकूर हूं। बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात यह है कि साजिद तारिर साहब जो हैं ये हमारे सरपरस्ते आला हैं, और ये मंडी बहुद्दीन की शान है, आन है। अमेरिका में ये सियासी हलकों में जाने पहचाने जाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। हमारा ये जो ओवरसीज फोरम बनाने का इरादा था, ये एक्चुअली ओवरसीज की बेबसी के लिए वो जंग है जो जिसको हम इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ मंडी बहुद्दीन मुल्क के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि ओवरसीज जो हैं ये मुल्की मईशत में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, और लुत्फ की बात यह है कि हर आने वाली हुकूमत, जब हुकूमत उनकी नहीं बनती तो वो ये दावा करती है कि ओवरसीज ही उनके मुल्क की तकदीर बदलेंगे, ओवरसीज ही उनका हिस्सा होंगे। लेकिन जब हुकूमत बन जाती है तो हुकूमतें इनसे बहुत ही सुतीली माँ जैसा सलूक करती हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हज़ारों तंजीमें बनाई, उनकी हज़ारों जद्दोजहद। और सबसे पहले ओवरसीज का भी एक मसला है कि ये बरूने मुल्क जब इनके पास चंद एक लोगों के पास जब दौलत आ जाती है तो फिर इन सियासी खेल खेलने वालों के हाथों ये भी खेल तमाशा बन जाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनके हकूक की जद्दोजहद के लिए हम खुद ही खड़े हों, और ना सिर्फ इनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें बल्कि इनकी इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ करें, और बल्कि इनसे क्यों ना पाकिस्तान में रफ़ाई फलाई कामों का फ़ायदा हासिल किया जाए। जिसके सिलसिले में मैं आपको बताता चलूं, हमने ये छोटा सा जो ओवरसीज फोरम तश्कील दिया है, ये सबसे पहले मैंने मोहतरम साजिद तारिर साहब से और मोहतरम आजम गोंदल साहब जो हमारे रूह रवां हैं इनसे मशवरा किया। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना हम अपने डिस्ट्रिक्ट से शुरू करें, फिर हम इसे पंजाब तक फैलाएंगे, फिर पूरे पाकिस्तान तक फैलाएंगे। तो इसमें हमने यहाँ से शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वेबसाइट एड्रेस है। आप वेबसाइट पे जाएं, जिन लोगों के केस हल हुए हैं वो वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, overseasforum.org, और वहां पे आपको सब कुछ मिलेगा। हमारे 45 ममालिक में हमारी तंजीम फंक्शनल हो चुकी है, और हमारे लोग मुतहर्रिक हैं, हर जगह वो आपको मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारा जो साजिद साहब ने बताया, 2 दिन पहले ही हमने अपने डिस्ट्रिक्ट से एक रफाही प्रोजेक्ट लॉन्च करने का सोचा है, जिसको हमने तरतीब दी है कि रोजगार स्कीम। हमारी इस रोजगार स्कीम में क्या होगा, हम किसानों की मदद करेंगे, उन्हें खाद देंगे, ट्यूबवेल देंगे, मोटरें देंगे, हम रेडी बानों को रेडियां देंगे, हम रिक्शा ड्राइवरों को रिक्शे देंगे, खवातीन को सिलाई मशीनें देंगे। लेकिन बाज जो आइटम्स हैं उन पे हम 50% माफ कर देंगे, 50% रिटर्न होगा, बिल्कुल थोड़े पैसों की वजह से। तो हमारा ख्वाब ये है कि ओवरसीज की इज्जत की जाए और इज्जत करवाई जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है इनको अनयूजुअल हम पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, पॉजिटिवली। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की हुकूमत इनको इस्तेमाल करे, लेकिन इनके प्लाटों पर कब्जा, इनकी जायदादों पर कब्जा और इनके साथ ऐसा सलूक जो है वो हमें पाकिस्तान इन ओवरसीज को जाने नहीं देता, बल्कि उनसे अपनों से ही नफरत पैदा हो जाती है, करता है उन्हें जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना लेकर आए। हम एक्चुअली इस नफरत को दफन करके, बहुत अच्छी बात है सर। ये हमारा जो प्रोग्राम है प्रदेश से देश तक, इसकी बुनियादी रूह भी इसके पीछे यही है कि हम प्रदेश में बैठे हुए लोगों को देश के लोगों से जोड़ें और देश के साथ जोड़ें, और उनके मसाइल हल होंगे तो वो देश के साथ जुड़ेंगे, और उनके साथ ये हमारा मकसद भी यही है, इस प्रोग्राम के पीछे फिक्र भी यही है। एक चलूं जी, आपको मैं बताता चलूं सर, माजरत मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट को चला सकते हैं। मैं साजिद तारिर साहब की मिसाल लेता हूं, ये इतना विजनरी बंदा है कि आप इसे मंडी बहुद्दीन की पूरी जो मईशत है वो खड़ा कर सकते हैं। इसी तरह और भी ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ अजला, लाहौर, सियालकोट के लोग बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जब उनको पाकिस्तान में उनकी जदादों पर आपने कब्जा कर लेते हैं, उनके साथ इंतजामिया का रवैया, ये पुरअमन लोग हैं, ओवरसीज पुरअमन लोग हैं, ये यहाँ पे कानून की हुक्मरानी का एहतराम करते हैं, अदारों का एहतराम करते हैं, लेकिन जब वहां जाते हैं तो इनके साथ जो सलूक होता है उससे
इस नफरत को मिटाने के लिए हमने ये जद्दोजहद शुरू की है। और इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले बाज लोग अपने आप से नहीं शुरू करते। हमने जो कल प्लान लॉन्च किया है उसमें सबसे पहले मैंने अपनी जेब से 15 लाख रुपए का फंड्स दिया है, और इसी तरह मैं कोशिश करूंगा कि हमारी सारी टीम मिलके इसको आगे बढ़ाए। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे, बुनियादी तौर पे आपसे ही सवाल है, मैं फिर वकास गोंदल साहब के पास आता हूँ, और वो सवाल ये है कि ओवरसीज़ की पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए बहुत सारे हुकूमती इदारे, 10-12 हुकूमती इदारे जो हैं वो मौजूद हैं। OPF है, ओवरसीज़ कमीशन पंजाब है, वफाकी सतह के इदारे हैं। इन इदारों के होते हुए आपको ये अपनी तंजीम क्यों बनानी पड़ी है? आपके ख्याल में ये इदारे एक्टिव नहीं है, ये काम नहीं कर रहे? अच्छा, पाकिस्तान में बदकिस्मती समझें या जो कुछ भी समझे, पाकिस्तान में अदारे हैं लेकिन अदारे फंक्शनल नहीं है। पुलिस है, पुलिस काम नहीं करती। ओवरसीज कमीशन है, ओवरसीज कमीशन काम नहीं करता। हालांकि अगले दिन मेरी ओवरसीज कमीशन के सरबराह से भी बात हुई, वो हमारे साथ तावन कर रहे हैं। हमारा जो तरीकाकार है या हमारा जो काम है वो कुछ इस तरह है कि हमारे, जिस तरह साहिब साहब ने आपको बताया कि हमारा एक बोर्ड है, वो पहले हमारे लोगों की तहकीक करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बंदा हमें इस्तेमाल कर जाए, कोई गलत केस दे जाए। हम सही केस का दिफा करते हैं, और गलत केस का हमें कभी भी इंडिया मिल जाए, हमारे सरपरस्ते आला उसका दिफा नहीं करते। और मैं आपको एक बात बताऊं, जिन ममालिक में अदारे फंक्शनल हैं वहां इन तंजीमों की कोई जरूरत नहीं। इसलिए पाकिस्तान ओवरसीज फोरम की जरूरत पड़ी कि वहां पर इन लोगों को वाकई तकलीफ है, बल्कि वहां के गरीबों मसाकीनों के साथ जो सलूक होता है, बेसिकली मैं आपको बताता चलूं, ना कोई मुझे जाती तौर पर तकलीफ है, ना कोई साजिद ताड़े साहब को तकलीफ है। इनकी इज्जत भी होती है, रिस्पेक्ट भी होती है, लेकिन वहां ही हमारे जो भाई हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, हमारे जर्मनी के एक भाई हैं खिजर अय्याद, उन्होंने एक प्लाट लिया था इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में प्लाट पर कब्जा करवाकर उसके भाई पर 302 का पर्चा दिलवा दिया गया। वो हमने पर्चा खारिज करवाया, अभी मकान वापस नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसे हादसे होते हैं, अगर अदारे फंक्शनल हो, उसने कहां दरखास्त नहीं दी। खिजर अय्याद ने ओवरसीज कमीशन को दरखास्त दी, खिजर अय्याद ने वफाकी कमीशन को दरखास्त दी, प्राइम मिनिस्टर हाउस तक उसने दरखास्त दी, लेकिन कहीं रसाई नहीं हुई। तो इसके बाद हमने खुद अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का बेड़ा उठा लिया है, और हम जो लोग हैं, हम बड़े पुरअमन लोग हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ अपने हकूक की हिफाजत करेंगे, बल्कि अपने मुल्क की मुईशत और बेरोजगारी के खात्मे के लिए भी करेंगे। बहुत अच्छा है शाहिद साहब, बिल्कुल सही है। अब 2-3 सवाल मेरे आपसे और भी हैं, लेकिन मैं वापस आके आपके पास करता हूँ। वकास गोंदल साहब, जनरली सर किस तरह, जैसे UK में जो हमारा प्रोग्राम चलता है परदेश से देश तक, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों के जो मसाइल हैं वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, जिसमें लोग कहते हैं कि जी हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा हो गया। बहुत सारे केसेस में उनके अपने रिश्तेदार काबिज हो जाते हैं, और वो फ़ायदा इस बात का उठाते हैं, जैसे साजिद तारड़ साहब कह रहे थे कि इजी प्रे होता है, एक बंदा वहाँ पर बैठा हुआ है, उसे यहाँ पर काबिजीन को पता होता है कि ये वापस नहीं आएगा, परसू नहीं करेगा, और मजीद ये कि फिर उस पर मुकदमेबाजी करके उसको और डरा देते हैं। तो जनरली कनाडा में किस किस्म के प्रॉब्लम्स आपके पास आते हैं जिनको आप हल करवाते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। मेरे दोनों मोहतरम बुजुर्गों ने आपकी टीम का शुक्रिया अदा कर दिया। मैं भी अपनी कैपेसिटी में आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आवाज बने प्यारे गैर मुकीम पाकिस्तानियों के। जो मसाइल का आपने पूछा सर, मसाइल तो प्रॉपर्टी के हैं और इसी लालच के हैं, पैसों के मसाइल हैं, और इसमें बहुत सारी अक्सर देखने में आया है कि मसाइल फैमिली में है। कई दफ़ा कि उन्हीं लोगों को यहाँ पे मुख्तार आम बना के या मुख्तार खास बना के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट दे दिए जाते हैं, और वही उनसे फ़ायदा उठाते हैं, और वही उन पर या काबिज हो जाते हैं या बेच के फिर पैसे नहीं देते हैं। इसी तरह और भी मजीद झूठे केसेस बनाए जाते हैं ताकि ये परेशान होके ये साहब जो है वापस चले जाएं। क्योंकि देखें, मेरे जैसे बंदे के लिए, एक आम आदमी के लिए पाकिस्तान में रह के केस लड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि अगर मैं वहाँ 6 महीने या 1 साल तक अपना केस लड़ूंगा तो मेरे यहाँ के मसाइल तमाम के तमाम जो है वो दरम बरम हो चुके होंगे, मेरी जॉब जा चुकी होगी, मेरी मॉर्गेज पेमेंट्स डिले हो चुकी होंगी, तो मेरे लिए नामुमकिन है वहाँ रहना। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, इसी चीज़ का नॉलेज होते हुए पाकिस्तान में मौजूद जो लोग हैं, मोस्टली फैमिली या दोस्त रिश्तेदार, वही इस चीज़ का बेनिफिट लेते हुए प्रॉपर्टी पे कब्जे और झूठे केसेस जो हैं वो लोगों के बनाते हैं। और जैसे तारिक साहब ने कहा, तो हमारे तो मसाइल एयरपोर्ट पे चढ़ने से शुरू होते हैं और वापस एयरपोर्ट लैंड करने तक भी खत्म नहीं होते, मतलब वो हमेशा के लिए चलते रहते हैं। तो इस फोरम का जो मकसद ये है कि जो लॉयर्स हैं, जो इंतजामिया है, उन्हें पता हो कि ये बंदा जो है ये पहले वापस चला जाए, लेकिन इसका केस परसू करने के लिए यहाँ पे टीम मौजूद है, यहाँ पे लॉयर्स मौजूद हैं, यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल लोग इनके साथ हैं। आप जैसे मीडिया हाउसेज अगर हमारी आवाज बनेंगे तो ये बड़ा इफेक्टिवली हम
ओवरसीज के मसाइल हल कर सकेंगे। असदुल्ला खान साहब, ये मसाइल ओवरसीज के नहीं है, बेसिकली ये मसाइल पाकिस्तान के हैं। जी बिल्कुल ठीक है आपने। तंग किया जाता रहा तो हम आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि देखिए मेरा मनी ट्रांसफर का बिजनेस है, मैं रोजाना यहाँ 200 से 250 लोगों के साथ डील करता हूँ पर्सनली, जो आते हैं और पाकिस्तान पैसे भेजते हैं। अगर इसी तरह चीजें चलती नहीं तो हमारा इंटरेस्ट पाकिस्तान से खत्म होता जाएगा, हमारी इन्वेस्टमेंट वहां से खत्म होती जाएगी, और हम अगर कर भी देंगे तो अगर आगे को हमारी औलाद जो है वो उल्टा रिवर्स साइकिल शुरू हो जाएगा, वो वहां से अपनी प्रॉपर्टीज बेच के वापस लाना शुरू कर देगी। तो ये जो 20-22 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री पाकिस्तान को मिली हुई है, जिसपे पाकिस्तान का कोई रॉ मटेरियल यूज नहीं होता, कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट इंसेंटिव यूज नहीं होते, ये तो क्लीन मनी पाकिस्तान के अकाउंट में जा रही होती है हर साल। इसको अगर पाकिस्तान ने बढ़ाना है और बचाना है तो इसको ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल की तरफ नजर हल करने होंगे। जी। और हमारा और अनफॉर्चुनेटली वकास होने साहब ये भी होता है कि अगर किसी शख्स को पाकिस्तान की मोहब्बत 20-25 साल बाद खींच लाती है और वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आ जाता है, फिर पहले ही साल के अंदर या पहले 1-2 साल के अंदर इस तरह के तजर्बात होते हैं कि वो शख्स और उसकी औलाद उसको ये मजबूर करती है कि भाई वापस चलें, यहाँ तो हम नहीं रह सकते, हम यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते, सिस्टम के साथ नहीं चल सकते। अनफॉर्चुनेटली ये होता है और फिर वो वापस चले जाते हैं, और फिर जब वो जाते हैं तो फिर उनकी औलादें तो वापस नहीं आती। ये बड़े संगीन नौयत के मसाइल हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर हम पूछते हैं अपने मेहमानों से कि बुनियादी तौर पर यहाँ पर वो इदारे जो फंक्शनल नहीं हैं, काम तो उन्हीं इदारों ने करना होता है, ये उनसे कैसे काम कराते हैं, ये जो इदारा है तंजीम है पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम, ये किस तरह से फिर काम करता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हम पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम के हवाले से बात कर रहे हैं। मेरे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं, शाहिद रज़ा रांझा साहब हैं, वकास गोंदल साहब हैं। हम बात कर रहे हैं अब साजिद तारड़ साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने थोड़ी सी बात अमेरिकन इलेक्शंस के हवाले से भी करनी है कि क्या होने जा रहा है और किस तरह से मुहिम चल रही है, और प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से भी। लेकिन पहले ज़रा हम इस गुफ्तगू को इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं और इसको कंक्लूड कर लेंगे। मुझे सर ये बताइए कि जो मैं सवाल छोड़ के गया था कि बुनियादी तौर पर ये फोरम पाकिस्तानियों के, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करने के लिए जब यहाँ पर एक्टिव होता है तो काम तो इन इदारों से नहीं करना है। अब अगर पुलिस फंक्शनल नहीं है या बाकी इदारे अगर फंक्शनल नहीं हैं, तहसीलदार काम नहीं कर रहा या पटवारी ठीक काम नहीं कर रहा, तो किस किस्म की फिर रुकावटें आती हैं, मसला हल कैसे होता है? क्योंकि यहाँ हम ओवरसीज जो कमीशन पंजाब है उसको देखते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास दरख्वास्त आई, हमने आगे भेज दिया, केस अदालत तक पहुँचा दिया, अब अदालत जाने और वो जाने, और अदालतों में फिर केसेस काफ़ी अरसे तक पड़े रहते हैं। तो आप कैसे अपना किरदार अदा कर पाते हैं उन इदारों के सामने जो फंक्शन नहीं है? जी सर। हमने सबसे पहले तो वहां पे अपनी एक लीगल टीम तश्कील दी है जो इसको उसको उस नौयत को देखते हैं, दे आर वेरी एक्सपीरियंस लॉयर्स। दूसरा ये कि मैं खुद एक वकील हूं और मुझे ज्यादातर अंदाजा होता है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं इनके साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान में जुडिशरी के साथ मेरे बड़े काफी अरसे से रवाबत, मैंने 35 साल पहले वहां लॉ किया था। वहां मेरे कई जो मेरे रुफ़क़ाकार हैं, दे आर वेरी गुड एक्सपीरियंस लॉयर्स एंड जजेस। एक तो वो टीम हमारी उसको देखती है कि इसको किस तरीके से देखना होता है, किस तरीके से हल करना है। ज्यादातर मसला ये होता है, जिस तरह पहले गोंदल साहब ने फरमाया, चोई साहब ने, रांझा साहब ने फरमाया कि लोगों को पता होता है कि बंदा शॉर्ट टाइम के लिए पाकिस्तान आया है। बल्कि मैं खुद जाती तौर पर इस चीज का विक्टिम रहा हूँ। मेरी प्रॉपर्टी थी इस्लामाबाद में, किराएदारों को पता होता था ये सिर्फ 2-3 हफ्ते के लिए आया है, वो 2-3 हफ्ते छुप जाते थे, आगे पीछे हो जाते थे, किराया ही नहीं देते थे, कब्जे हो जाते हैं, लोगों को पता होता है। बल्कि मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे क्राइम माइंडेड, क्रिमिनल माइंडेड लोग ऐसे हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानीज को झूठे पर्चों में फंसा लेते हैं ताकि उन्हें पता है कि ये वापस नहीं जा सकेगा, या अगर ज्यादा अरसा यहाँ रुकेगा तो इसका पीछे नुकसान होगा, इसकी जॉब खत्म हो जाएगी, इसका कारोबार खत्म हो जाएगा। तो इन चीजों के लिए हमने एक पूरी लीगल टीम तश्कील दी है जो ओवरसीज पाकिस्तानी को देखती है, हेल्प करती है, एक्सपेडाइट करती है और उनको सही रास्ते पे उनको चलाते हैं। उनका रिटेनर या जिस तरीके से किया जाता है वो सारा एक प्रोसेस पूरा हम यहीं से देख लेते हैं, हमारी टीम उसको भी देखती है पाकिस्तान से। लेकिन जिस तरह आप बता रहे थे कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, चोई साहब ने फरमाया, रांझा साहब ने, कि हमारे इंस्टीट्यूशनल नॉन वर्किंग, जिस तरीके से उन्होंने मिसाल दी है कि पुलिस डिपार्टमेंट इज नॉन वर्किंग, जुडिशरी के हालात भी इसी तरीके से हैं कि लोगों के 22-22 साल के केस जो है वो चल नहीं रहे, अपने वो सड़कों में जलील हो रहे हैं।
लेकिन उसमें हमें ये मजबूरन ये स्टेप उठाना पड़ा है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस दे आर नॉट वर्किंग एंड वी हैव टू गेट टुगेदर। हमारा एक इनडायरेक्टली हमारा कोई इसमें सियासी मकासद नहीं है, लेकिन एक प्रेशर ग्रुप है। आप अगर इंडिविजुअल होंगे तो आपका प्रेशर नहीं होगा, लेकिन आप एक टीम होंगे, आपके एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे, तो हर एडमिनिस्ट्रेशन को, हर पुलिस ऑफिसर को, हर इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट देनी मजबूरी बन जाती है। बिल्कुल सही है। इस पर आप क्या कहेंगे रांझा साहब? जी देखिए, तारिक साहब ने बड़ा मुफस्सल बताया। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे 14 बंदे थे दुबई में जिनके प्लाटों पर कब्जा हो गया, और 14 के 14 मंडी बहुद्दीन में थे। और जिसने मतलब है, उन्होंने जब हमें बताया तो हमने पहले ओवरसीज कमीशन में दरखास्त दी। फिर हमारे जो लीगल एडवाइजर थे उन्होंने अपने तौर पर डीपीओ साहब से रब्ता किया, और डीपीओ साहब ने परसू करके वो विद इन 2 वीक प्लाट्स जो है उन पे वापस हो गया। वो उसमें एसएचओ साहब का भी बड़ा किरदार है। लेकिन वो जो ओवरसीज कमीशन वाली दरखास्त थी वो उनको कल मौसूल हुई। यानी कि आप देख लें कि इंसाफ उधर कितना तेज हुआ और ओवरसीज कमीशन कितना तेज था। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं, अदारों के जो हेड हैं वो इतने बुरे नहीं हैं। जब उनसे मिलते हैं, मैं मिसाल के तौर पे डीपीओ मंडी बहुद्दीन साहब उनका जिक्र करना चाहूंगा, और डीसीओ मंडी बहुद्दीन का। हमारी टीम जब उनको मिली तो उन्होंने बड़ी फराख दिली से हमें कबूल किया, और उन्होंने कहा कि हर आपके जायज मुकदमे को हम अच्छे तरह साथ देंगे। लेकिन साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि कब्जे कैसे होते हैं। कब्जों के पीछे लोग होते हैं, उनमें सियासी पुष्टपनाई भी होती है, उनमें इलाके के जो वडेरे होते हैं वो भी होते हैं। लेकिन मैं आपको आपके चैनल 92 के तवज्जुह से बताना चाहता हूं कि ओवरसीज फोरम इन सियासतदानों को भी बताना चाहती है और दूसरे लोगों को भी मुतनब्बे करना चाहती है कि अगर आज के बाद आपने इस तरह ही अपनी जो कब्जा ग्रुप का पीछा है वो करते रहे तो हम आपको भी सियासत नहीं करने देंगे। हम इंशाअल्लाह ताला हर उस काम को जड़ से उठा फेंकेंगे जिसने मुल्क पाकिस्तान को बदलने नहीं दिया। हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में भी एक ऐसा सफेद पोश बंदा पढ़ा लिखा जिस तरह वो अमेरिका में आके चंद सालों में तरक्की कर सकता है, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं तरक्की कर सकता। यही वो मसाइल हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है अगर ये वापस चले जाएं, ये अपना सरमाया ले जाएं, तो खुदा की कसम पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क हो। आप लोगों को भी इसका साथ देना होगा। और आपका प्रोग्राम जो है, मैं इसकी बड़ी कदर करता हूं कि आपने 92 न्यूज जो है उसकी नजर ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ दौड़ाई। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मैं दावे से कहता हूं कि हमारी मुकदमे सारे वेबसाइट पे पड़े हुए हैं। कोई बंदा हमारे किसी मुकदमे को गलत साबित करे तो हम हाजिर हैं और बल्कि उल्टा माफी भी मांगेंगे। लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि इस मसले का मुस्तकिल हल यह है कि हुकूमत को ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खसूसी किरदार अदा करना होगा। हमें इस तरह के मसाइल हुकूमती तवज्जुह से हल करने जाए। लेकिन ओवरसीज फोरम का क़याम एक मजबूरी था, लेकिन इस मजबूरी के तवज्जुह से हम इंशाअल्लाह ताला अपने रफाई फलाई कामों के जरिए भी मुल्क के पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा वकास गोदल साहब, अभी कितना रुझान है पाकिस्तानियों का, ओवरसीज पाकिस्तानियों का पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से? पाकिस्तान को एक ऑप्शन के तौर पर किस हद तक वो कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए और यह पाकिस्तान के साथ बिजनेस किया जाए? देखिए, पाकिस्तान जो है बहुत सारे ममालिक के लिए में बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी की हैसियत रखता है। क्योंकि देखिए, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका मकसद सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता है, उसमें एक सेंस ऑफ प्राइड भी होता है जो कि हमें पाकिस्तान में मिलता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये मेरी इंडस्ट्री मैंने लगाई है, ये मैंने जमीन ली है, ये मैंने फैक्ट्री लगाई है, ये मैंने घर बनाया है। तो सेंस ऑफ जो प्राइड है वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। तो अक्सर लोगों का बहुत सारे लोगों का ये प्रेफरेंस होता है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। बाकी जहाँ तक प्राइसेस का मामला है, बाहर ममालिक में, अमेरिका, कनाडा या यूरोप में जहाँ से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या दुबई में, वहाँ पे प्राइसेस इतनी हाई हैं कि आपको $1 लाख में तो आपकी डाउन पेमेंट भी नहीं बन सकती है किसी मकान की या कमर्शियल प्रॉपर्टी की। लेकिन 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपए में आप एक डिसेंट साइज का घर बना सकते हैं पाकिस्तान में, अभी भी अच्छी सोसाइटी में बना सकते हैं। तो रुझान तो काफी ज्यादा है। अब आगे बात आ जाती है गवर्नमेंट पे और अदारों पे। आपने अदारों की बात बहुत दफा की, मैं इसकी एक मिसाल देना चाहूंगा। इदारों की मिसाल ऐसी है, असदुल्ला खान साहब, पाकिस्तान में जैसे पुलिस के होते हुए हर बंदे ने, मेजोरिटी ने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी रखी हुई है।
अस्पतालों के होते हुए लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, बिजली के होते हुए हमने घर में यूपीएस और जनरेटर रखे हुए हैं। तो ये हमें पैरेलल चीजों के जो अरेंजमेंट है वो करने पड़ते हैं, क्योंकि अदारे जो है फाल नहीं है। तो अदारे अगर फाल हो तो इसी इन्वेस्टमेंट को, जैसे रांझा साहब ने कहा कि इतनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है कि पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश है कि मेरा पाकिस्तान में घर हो, मेरा पाकिस्तान में बिजनेस हो, मैं वहां पे वेकेशन करने जाऊं तो मैं पाकिस्तान में जाऊं, क्योंकि डबल बेनिफिट है। अगर दुनिया में कहीं और आपने जाना है, आपको वहाँ जुबान के मसाइल हो सकते हैं, आपको खाने पीने के मसाइल हो सकते हैं। पाकिस्तान में आपको ये मसाइल नहीं है। पाकिस्तान में आपने अपने रिश्तेदारों से जो मिलना है, उनके साथ जो टाइम स्पेंड करना है, वो एक बोनस है आपके लिए। आपने वेकेशन भी कर ली, और यकीन करें पाकिस्तान की अगर टूरिज्म इंडस्ट्री को हम बेहतर करें, रिलीजियस टूरिज्म को बेहतर करें, दूसरी टूरिज्म को बेहतर करें, तो बहुत सारा जो एजुकेशन जो है उसको हम करें, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सर्जरीज के लिए पाकिस्तान आना चाहते हैं। यहाँ पे बाहर ममालिक में 2-2 साल का टाइम नहीं मिलता सर्जरी के लिए। पाकिस्तान में आप आए, आपको फौरन टाइम मिल जाता है। तो लोग ये चीजों के लिए पाकिस्तान आना चाहते हैं। अब ये गवर्नमेंट पे है कि आप वो हमें किस तरह से केटर करते हैं, हमारी किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ हमें फराहम करते हैं, और किस तरह से हमारे इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। पाकिस्तान साफ की हुकूमत से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ज़्यादा तवक्को थी, और हुकूमत ख़ुद ये मानती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ा सपोर्ट किया है तहरीक इंसाफ को, और पाकिस्तान में बेहतरी के लिए और इदारों के फंक्शनल होने में और इदारों के अंदर रिफॉर्म्स लाने में भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका पीटीआई गवर्नमेंट से माजी की हुकूमतों की निस्बत ज़्यादा तवक्को थी। वो क्यों नहीं हो सका, या क्या वो हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और साजिद तारड़ साहब की और रांझा साहब की मैं राय लेता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मुझे साजिद तारड़ साहब सबसे पहले आपसे ये पूछना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से थोड़ी सी ज़्यादा तवक्कुआत थी, और तहरीक इंसाफ की कामयाबी में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ा एक रोल प्ले किया, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में समझा जाता है वो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं। आपके ख्याल में क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए माजी की हुकूमतों की निस्बत थोड़ा ज़्यादा काम कर रही है, एक्टिवली काम कर रही है, ये वही हालात हैं जो पहले थे? देखिए, तहरीक इंसाफ जो है, एक तो खान साहब का शौकत खानम हॉस्पिटल की वजह से ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ एक स्पेशल बॉन्डेज है उनका। मैं समझता हूँ जिस तरीके से यहाँ से आके वो फंड रेजिंग करते रहे, यूके में जाते रहे, और एज अ स्पोर्ट्स पर्सन जिस तरीके से वो ट्रैवल करते रहे, ही हैड अ स्पेशल बॉन्डेज विद ओवरसीज पाकिस्तानीज। लेकिन जिस तरीके से अभी तहरीक इंसाफ, क्योंकि उनका पहली दफा गवर्नमेंट में आना, वो अभी तहरीक इंसाफ खुद सीख रही है, गवर्नमेंट को एस्टेब्लिशमेंट इज कंफ्यूज देयर कि किस तरीके से इनको अकोमोडेट करना है। तो वो चीजें अभी उस तरह फाल नहीं है जिस तरह अभी गोंदल साहब ने, मैं समझता हूँ, कूजे में दरिया बंद किया उन्होंने, कि हर बंदे को अपने एक गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन के पैरेलल एक अपना सिस्टम जो है वो रखना उसकी मजबूरी बन चुका है। तो वो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस तो हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि रादर से कि वी हैव टू गिव फ्यू मोर ईयर्स, अभी 1-2 साल देने चाहिए खान साहब को ये इस चीज को कंक्लूड करने के लिए कि आइदर ही फेल्ड और ही डिलीवर्ड। क्योंकि अभी मेरे ख्याल में चीजें जस्ट हैजंट बीन सेटल्ड येट। मेरी ओपिनियन तो ये सही है। राणा साहब, आपकी इस पर राय क्या है? मौजूदा गवर्नमेंट ने क्या प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करने के लिए, या जूं के तू हैं, जैसे पहले हुकूमतें चल रही थी वैसे ये भी है? जी देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानियों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और ओवरसीज के सिलसिले में जब उनके पास शिकायत जो पहुंचती है उसका नोटिस भी लेते हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि उनके पास पहुंचती या तो बहुत कम है या बहुत लेट पहुंचती है। लेकिन इसके बरक्स मैं हुकूमत को एक दाद दूंगा कि उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को बाकायदा कानून साजी का हिस्सा बनाने के लिए एक तरमीम लाने की आइन में जो कोशिश की है, वो ओवरसीज के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने का हक दिया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को असम्बली में मखसूस नशिस्तें होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं। आप देखें कि ख़वातीन सियासत में किस तरह एक्टिव हैं, बल्कि वो मेल्स मेंबर से ज़्यादा अजलास वगैरह अटेंड करती हैं। और हमारे पास साजिद तारड़ जैसे हीरे मौजूद हैं जो ना सिर्फ कानून साजी के लिए बल्कि आलमी सियासत में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बल्कि उन्हें आप वजीर खारजा बनाएं
या ना बनाएं, लेकिन वो वजीर खारजा को ऐसी एडवाइस दे सकते हैं जो मुल्क व कौम के लिए बेहतर है। इसके अलावा भी बहुत सारे, ये तो मैंने ऐसे मिसाल दी वो हमारे प्रोग्राम में है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास विजन है, टेक्नोलॉजी से वाबस्ता लोग हैं, लेकिन जब वो पाकिस्तान में जाते हैं और अपने आप को गैर महफूज समझते हैं और उनकी औलादें, उनके बीवी बच्चे जो हैं उनको इजाजत ही नहीं देते कि वो पाकिस्तान में रहें। सायद तारिक साहब हमारे इलाके के बहुत बड़े जमींदार थे, ये अपनी सारी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में बच्चों की खातर बेचकर अमेरिका बस गए हैं। और हम अक्सर इन्हें ये कहते हैं कि खुदारा पाकिस्तान या, और मंडी बहाउद्दीन और पाकिस्तान से ये बेपनाह मोहब्बत भी करते हैं, और कोई भी ऐसा बच्चा काम हो जो मंडी बहाउद्दीन और पाकिस्तान के बारे में हो, ये ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं। क्या ऐसे लोगों को वहां जाना सूट करता है या नहीं? ये एक इमरान खान का बहुत आसान इकदाम है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को बिलवास्ता आइन साजी का जो हिस्सा बना रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स एक बात है कि ओवरसीज के जो अहम मसाल हैं जो हुकूमती सतह पे है, मिसाल के तौर पर हमारे बहुत सारे लोग जो है स्पेशली मिडल ईस्ट में, वो बेचारे ऐसे नाकर्दा गुनाहों की सजा काट रहे हैं। किसी का मसलन सऊदी अरब में किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई छोटी मोटी किसी गलती में फंस गया है, उसकी हुकूमत सपोर्ट ही नहीं कर सकती। इसी तरह सऊदी अरब में अभी जो कोरोना के दिनों के बाद फ्लाइट्स का ऑपरेशन था, या कोरोना के दिनों में फ्लाइट, वो इतना गलत मैनेज किया गया था कि जिसको मैं समझता हूं कि काफी मैंने अच्छे तरीके से, आसान तरीके से, बल्कि कई लोगों ने तो ऐसी शिकायत की कि उन्होंने डबल या ट्रिपल टिकट के लिए पे करना पड़ा। तो हुकूमती सतह में जो वाज़े कमजोरियां हैं उनको हुकूमत को देखना होगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अगर मैं आपको आपके चैनल के तवज्जुह से पाकिस्तान की हुकूमत को, बल्कि पाकिस्तान के हस्ब इख्तलाफ वालों को, हस्ब इक़्तिदार वालों को वार्निंग दे रहा हूं कि अगर आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को लूज कर दिया तो आप तकरीबन पाकिस्तान की मुईशत लूज कर देंगे। खुदारा इन्हें संभाल लें, ये आपके काम आएंगे। ये कहते हैं कि हम बैरूनी मुल्क से इन्वेस्टमेंट लाएंगे, ये ओवरसीज की जो इन्वेस्टमेंट है इसमें कौन सी ऐसी कड़वाहट है कि जो इनको अच्छी नहीं लगती? असल में ये ओवरसीज को टिकने नहीं देते। माजी में आपको मैं बताता चलूं, ओवरसीज कमीशन पंजाब का जो सरबराह था उसने साथ ही वो प्लाट खरीदने वाले भी बिठाए होते थे। एक कमरे में वो केस हल करता था, दूसरे कमरे में कहता था यार तुम, हमारे पास टाइम नहीं है, औने पौने इनको बेचो। अब वो दोबारा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपकी भी इन्वेस्टमेंट हो, खा $10 की हो या $100 की हो या करोड़ डॉलर की हो, आप भी चाहते हैं कि उस इन्वेस्टमेंट से उसकी इज्जत भी बढ़े और कुछ रिटर्न भी आए। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट जो है उसको लूट मार ना समझें, बल्कि उसको इन्वेस्टमेंट समझें। बिल्कुल सही है। आप क्या इस पर वकास गोंदल साहब कहते हैं कि क्या ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूदा हुकूमत से खुश हैं? देखिए, असदुल्ला खान साहब कहते हैं इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इस गवर्नमेंट की कम से कम हमें नीयत जरूर नजर आती है और इनका ध्यान जरूर पड़ा है इस मार्केट की तरफ। इतना बड़ा जो एक डायस्पोरा है जो बाहर रहता है उसकी तरफ कम से कम इस गवर्नमेंट की नीयत है, हमें ये नजर आती है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनकी नीयत के ही बदले इनको ये मसाइल हल करने की जो है वो तौफीक दे। देखें, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट कभी भी तमाम तर आबादी को जॉब्स या नौकरियां नहीं दे सकती है। गवर्नमेंट रोजगार के मौके पैदा कर सकती है, और उस रोजगार के अगर मौके पैदा करे और हमें थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए तो ये वो मार्केट है, ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट के हवाले से बल्कि हमारे तजर्बे के हवाले से। हम वो लोग हैं, अगर हम जाके पाकिस्तान में कारोबार करते हैं तो हम पाकिस्तान में बैठे हुए बैरूनी मंडियों को, बैरूनी मार्केट को समझते हैं, तो हम उसी तरह की प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं, हम उस स्टैंडर्ड पे उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ रह चुके हैं, हमने यहाँ से लर्न किया है। तो ना सिर्फ हमारे पैसे से जो $20 बिलियन की एक होम रेमिटेंस है जो फैमिली सपोर्ट की मद में मिल रही है उससे फायदा उठाएं, बल्कि मेरा ख्याल है अनदर $100 बिलियन आपका वेट कर रहे हैं कि आप हम लोग जाके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, अपने लोगों को रोजगार दें, जिससे ना सिर्फ हमें कारोबारी तसल्ली होगी कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न ठीक है, बल्कि हमें सेंस ऑफ प्राइड के साथ साथ हमें ये भी लगेगा कि हम यहाँ से गए, हम इस मुल्क से गए, हमने यहाँ से सीखा, हम बाहर गए, वहां से हमने पैसे कमाए, वहां से भी सीखा, और अब हम वापस अपनी जमीन पर आए हैं, अपने लोगों को हम नौकरियां दे रहे हैं, अपने लोगों की हम मदद कर रहे हैं, वहां पे रोजगार के मौके पैदा कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ना सिर्फ हमारे पैसे से फायदा उठाए बल्कि हमारे तजर्बे से भी फायदा उठाए। बिल्कुल सही है। मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस तो तारड़ साहब से कुछ अमेरिकन इलेक्शंस के हवाले से भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक
के बाद दोबारा खुशामदीद। साजिद ताहिर साहब, ज़रा कुछ अमेरिकन इलेक्शंस जो हैं वो किस तरह से कैंपेन किस तरह से चल रही है? प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो वापस आ गए हैं सेहतयाबी के बाद। आप मजमूई तौर पर किस माहौल में इलेक्शन होता हुआ देख रहे हैं और कोरोना का इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, कोरोना एक तो मैं 2 दिन तो खैर हॉस्पिटल रहा, सेकंड डे बल्कि आई मेट द प्रेसिडेंट। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कोरोना को किस तरह लिया है उनकी कुछ ट्वीट्स में बताना चाहूंगा कि उन्होंने एक तो लीडरशिप का किरदार अदा किया है। जो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री होता है वो एक चीयर लीडर होता है, उसने कौम के हौसले बुलंद रखने होते हैं, उसने कौम को पॉजिटिव या अच्छी चीजें बतानी होती हैं। उन्होंने कौम को अपने ट्वीट के जरिए बताया कि ये घबराने वाली चीज नहीं है, अब इससे अद्वियात निकल आई हैं जिससे ये क्योरेबल चीज है और हमें इससे खौफजदा नहीं होना। लेकिन जिस तरह 2016 से 92% मीडिया कवरेज एंटी ट्रंप है, तो वो उसको भी दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं। लेकिन आज जो है, आज मैंने देखा है कि प्रेसिडेंट साहब उन्होंने व्हाइट हाउस को छोड़ा, उन्होंने अपने रैलीज में जाने के लिए तैयार हैं। बल्कि उन्होंने जो डिबेट होनी थी अक्टूबर 15 को जो बाइडेन साहब के साथ, उसको उन्होंने कहा कि वो वर्चुअल नहीं करेंगे, वो फिजिकल बैठ के डिबेट करना चाहते हैं, जिसको लेफ्ट साइड से रेजिस्टेंस है। जिस तरह पहले इलेक्शनों के लिए वो ब्लैक लाइव मैटर को या दूसरी चीजें यूज करने की कोशिश कर रहे थे, उसी तरीके से वो कोरोना को भी काफी अरसे से पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्योंकि ही इज एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी पॉलिटिकल करेक्टनेस, मैं सिंपल वर्ड्स में कहता हूं कि अमेरिका में जमहूरियत रिफॉर्म हो रही है, एंड डोनाल्ड ट्रंप इज द नेम फॉर दैट चेंज। पीपल आर सिक एंड टायर्ड ऑफ द ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस। 50 साल अगर आप वाशिंगटन डीसी में बैठे हो तो आपको 4 साल मजीद नहीं चाहिए होते। लोग ये जान चुके हैं, लोग मौरूसी सियासत से बेजार हो चुके हैं। ब्रेक्सिट उसकी मिसाल मौजूद है, मैक्रोन फ्रांस में, अरब स्प्रिंग उसमें, मोदी साहब, खान साहब, ये सारे जमहूरियत की चेंज, रिफॉर्म्स और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हैं जो पूरी दुनिया में इस वक्त जो इसका एक रिपल इफेक्ट है वो चल चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप इज स्ट्रॉन्ग। और दूसरा मैं एक आखिरी पॉइंट आपको बताना चाहूंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोरोना के बाद पूरी दुनिया को बिजनेस चाहिए होगा, रोजगार चाहिए होगा। इस वक्त अमेरिका में जो अपोनेंट है वो बाय प्रोफेशन इज अ लॉयर। उन्होंने आज तक ना एक जॉब क्रिएट की, ना बिजनेस होते देखा। इस वक्त दुनिया को एक बिजनेस माइंडेड लोग, फ्री वर्ल्ड का प्रेसिडेंट चाहिए होगा जो अपने लिए 10 बिलियन बना के सियासत में आया और दुनिया को एक अच्छे एक ट्रैक पे लाएगा। तो इसलिए आई बिलीव कि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट ओनली गुड फॉर अमेरिका, ही विल बी गुड फॉर द वर्ल्ड। राइट जी। शाहिद राना साहब, क्या पैगाम आप देना चाहेंगे हुकूमत को? जी, मैं हुकूमत को ये पैगाम देना चाहूँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ऐसे इकदाम किए जाएं कि पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करें। और मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी ये कहूँगा कि ये छोटी मोटी जो आपको मुश्किलात पाकिस्तान में आ रही हैं, उनको भुलाकर अपने वतन अजीज़ की खिदमत करें। वहाँ पे जो लुटेरे, डाकू, चोर हैं, उनकी तादाद ज़्यादा हो गई है। अमन पसंद शहरियों ने पिछले अशरे में मुल्क को बहुत ज़्यादा छोड़ा है। तो आप खुदारा मुल्क में वापस जाएं। वो हमारे आबाओ अजदाद का मुल्क है, हमने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना है और हम पाकिस्तान के लिए जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये माल क्या चीज़ है, और इस माल को इस्तेमाल करने के लिए मैं हुकूमत को कहूँगा कि खुदारा अमली इक़दाम करें। जिस तरह वकास भाई ने कहा कि हम इमरान खान की नीयत पर कोई शक नहीं, और मुझे यकीन है कि इमरान खान जितनी कोई भी लीडर ओवरसीज से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि ओवरसीज इमरान खान के हर काम में शाना बिशाना खड़े थे, खा वो हॉस्पिटल का हो या खा वो कोई और काम हो। बल्कि मैं जानता हूँ इधर अमेरिका में रहते हुए भी यहाँ पर लोगों ने इमरान खान के लिए एक वोट कास्ट करने के लिए $2,000 की टिकट खर्च करके गए। तो मैं चाहता हूँ कि इमरान खान के नाम ही ओवरसीज का ये जो ऐसा पैगाम है, ये हम देना चाहते हैं कि खान साहब, आपने वादा किया था कि ओवरसीज को हम पाकिस्तान लाएंगे और उनको पाकिस्तान लाने में के लिए अगले 2 साल में अमली तौर पर किरदार अदा करें। बिल्कुल सही। गोंदल साहब, आप कैसे कंक्लूड करेंगे डिस्कशन को? मैं जी गवर्नमेंट से तो अपील शायद रजा रांझा साहब ने कर दी है। मैं आप जैसे मीडिया आउटलेट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी तरह हमारी आवाज़ आप बनते रहें, इसी तरह हमारा साथ दें। देखिए, इत्तेफाक में बरकत वाली बात हमने सुनी हुई है।
ये इत्तेफाक की ही बरकत है कि आज आपने हमें भी मौका दिया और हमारी आवाज़ जो है लोगों तक पहुँचाई, हकाम बाला तक पहुँचाई। हमारी गुजारिश है आपसे भी और आपकी पूरी इंतजामिया से भी कि इसी तरह हमारे आइंदा भी अगर कोई केसेस हो तो उनको हाईलाइट करने में हमारा साथ जरूर दीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया आदित्य तारड़ साहब, वकास गोंदल साहब, शाहिद रज़ा रांझा साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आपने बहुत कीमती बातें की पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए, हुकूमत के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, और बहुत नेक नीयती के साथ आप लोग पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। बहुत से लोगों की इसमें हौसला अफजाई हुई होगी और बहुत से लोगों को एक इंकरेजमेंट मिली होगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।